जय हिंद साथियों। कैसे हो सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे क्योंकि आपके 10 दिन बाद पेपर आ चुका है पशु परिचर का। तो अपनी बेहतरीन तैयारी में लग रहे होंगे। आप सभी लोगों को मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी क्लास लेकर आया हूँ पशुपालन की, जो कि पार्ट बी में आपके 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि जो पार्ट बी है वही आपकी परीक्षा में आपका सिलेक्शन तय करेगा। राजस्थान जीके में सभी लोगों का स्कोर लगभग समान रहता है, कॉमन रहती है, क्योंकि राजस्थान का सामान्य ज्ञान सभी को होता है। रही बात पशु परिचर में जो पार्ट है में 105 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें आपको राजस्थान जीके के साथ जो विज्ञान के क्वेश्चंस तथा गणित के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो सभी लोगों के वो भी लगभग कर सकते हैं, उनको भी कर लेंगे अच्छा स्कोर, औसत 70-80 क्वेश्चन सब निकाल देंगे। लेकिन आपका सिलेक्शन तय करेगा तो केवल और केवल पार्ट बी, जिसमें 45 क्वेश्चन पशुओं से संबंधित पूछे जाएंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कर दीजिए अपनी क्लास को सभी साथियों के साथ शेयर। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है पशुपालन से संबंधित। मोहिर ऊन मोहिर ऊन प्रसिद्ध है मोहिर ऊन हेतु प्रसिद्ध जो अंगोरा नस्ल है, दो साथियों, मोहिर ऊन के लिए अंगोरा बकरी किस देश में पाई जाती है? अंगोरा बकरी कौन से देश में पाई जाती है? दोस्तों, ऑप्शन ए है अपना अंगोरा बकरी, ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी तुर्की। दोस्तों, जो अंगोरा बकरी की नस्ल हैं वो पाई जाती हैं आपके तुर्की देश में मिलती है अंगोरा बकरी। तो बकरी को लेकर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से देश में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की देश में पाई जाएगी दोस्तों अंगोरा बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वर्मी कंपोस्टिंग में केचुआ की क्या भूमिका है? दोस्तों, आप सब लोग किसान परिवार से हो और सब परिचित होंगे कि केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट खाद क्या होती है? जब नॉर्मल जो खाद होती है गोबर की, उसमें केंचुए छोड़ दिए जाते हैं और केंचुए उस खाद के अपघटन के बाद जो अवशेष निकलते हैं तो उसको वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं, जो कि फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। दोस्तों, फसल की कहा जाता है कि उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, काफ़ी 2 गुना उपजाऊपन बढ़ जाता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुआ की भूमिका बतानी है आप लोगों को। ए ऑप्शन है आपका खाद के ढेर को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी खाद के ढेर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी है आपका कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए, ऑप्शन डी खाद के ढेर में केंचुए के निर्माण को रोकने के लिए। तो वर्मी कंपोस्ट खाद में केंचुआ काम करता है दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ को टुकड़ों में विभाजित कर देता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, पशुओं के चमड़े का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर थोड़ा करना आप किया। पशुओं के चमड़े का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किस काम में उपयोग लिया जाता है पशुओं का चमड़ा? ऑप्शन ए कपड़ों के निर्माण में, ऑप्शन बी बुक बाइंडिंग में, ऑप्शन सी खेल की बॉल बनाने में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, जैसे हैं पशु, ऊंट ले लो, गाय, घोड़ा, गधा, तो इनके चमड़े का उपयोग इन सब में काम लिया जाता है। कपड़े भी बनाए जाते हैं, बुक बाइंडिंग की जाती है और बॉल बनाने में भी काम किया जाता है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए पशुओं का चमड़ा उपयोग किया जाता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, पशुओं की हड्डियों का उपयोग किया जाता है। पशुओं की हड्डियों का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दवाइयों में, ऑप्शन बी क्रोकरी के निर्माण में, ऑप्शन सी हस्ती चूर्ण में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, पशुओं की हड्डियां
के अनेक उपयोग होते हैं। तो ये सब उपयोग हैं हड्डियों के निर्माण में, अस्थि चूर्ण में, कोकरी के निर्माण में, दवाइयों में। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हड्डियों के बहुत संख्या में उपयोग लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, पशुओं में होने वाले लंपी रोग के मुख्य लक्षण हैं। तो लंपी रोग के लक्षण बताना है आपको। लंपी वायरस अभी थोड़े दिनों पहले आया था, आप लोग परिचित होंगे इससे, कोरोना के जस्ट बाद पशुओं में आया था लंपी रोग। ऑप्शन ए, पशुओं में बुखार आना। ऑप्शन बी, शरीर में गांठें होना। नेक्स्ट है आपके ऑप्शन सी, आंखों से पानी आना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो ये सब लक्षण, आंखों से पानी आना, गांठ बंधना, ये सब हैं आपके लंपी वायरस के लक्षण हैं साथियों, जो कि गाय में फैला था, गौ माता में लंपी वायरस देखने को मिला था। तो इसका इलाज वर्तमान में कर दिया है। तो उपयुक्त सभी लक्षण आपको दिखे तो हो, मान लो कि लंपी वायरस आ गया है, लंपी रोग हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न, फड़किया रोग के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। फड़किया रोग कौन से पशु में होता है, कुल मिला के पूछा जा रहा है फड़किया रोग। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी घोड़ा। तो फड़किया रोग होता है दोस्तों एक प्रकार का रोग है जो कि भेड़ में होता है। और भेड़ अपनी तरफ तो ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलती, लेकिन जो मारवाड़ क्षेत्र हैं तो मारवाड़ी लोगों के द्वारा भेड़ और बकरी पालन सर्वाधिक किया जाता है साथियों। सबसे ज़्यादा वो बकरियां बाड़मेर बीकानेर की तरफ मिलती हैं मारवाड़ क्षेत्र में। तो फड़किया रोग भेड़ में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, तेज बुखार, गुरगुर की आवाज़ के साथ साथ सांस लेने में परेशानी पशुओं में किस बीमारी के लक्षण हैं। तो अगर पशु को तेज बुखार हो रहा है, गले से गुर गुर की आवाज़ आ रही है, सांस लेने में पशु को तकलीफ हो रही है, तो साथियों ऑप्शन ए मुंह पका, ऑप्शन बी आरपी, ऑप्शन सी ब्रुसोलिस, ऑप्शन डी गलगोटू। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा आपको। गलघोटू या गलगंड रोग होता है। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे इसको, अगर सांस लेने की बात आ रही है तो ऑब्वियसली आप लोग समझ जाओगे कि गले से संबंधित बीमारी है साथियों। तो गले से संबंधित एक ही रोग है यहाँ पर, गलघोटू या गलगंड रोग जिसे आप लोग बोलते हो। इसलिए आप लोगों को इस तरीके से याद रखने में परेशानी नहीं होगी अगर आप तरीके से पढ़ोगे तो, गलगंड रोग या गलघोटू रोग। नेक्स्ट प्रश्न, सर्रा रोग का कारक है। सर्रा रोग का कारक कौन सा है, सर्रा रोग कौन से कारक के कारण होता है। ऑप्शन ए ट्रिपनोसोपा, ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियन, ऑप्शन सी बेसिलस, ऑप्शन डी पास्चुला मल्टासिडा। दोस्तों सर्रा रोग होता है आपके ट्रिपनोसोपा इवानेसी, यह एक वायरस है दोस्तों ट्रिपनोसोपा इवानेसी। तो इसके कारण सर्रा रोग देखने को मिलता है, ट्रिपनोसोपो वायरस के कारण होता है सर्रा रोग। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने साथियों, गाय की नस्ल प्रिसवाल किसके बीच क्रॉस से विकसित हुई है। तो गाय की ऐसी कौन सी दो नस्लें हैं जिनके बीच में क्रॉस कराने से, जो कि प्रिसवाल नस्ल अंग्रेजी नस्ल हैं, इसका विकसित की गई। ऑप्शन ए साहीवाल पर व होल्स्टीन फ्रीजियन, जो विदेशी नस्ल हैं दोस्तों होल्स्टीन फ्रीजियन। ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन गिर और जर्सी को करवाया गया। ऑप्शन सी कॉकरेज और रेडडेन, ऑप्शन सी थार पार्कर और ब्राउन स्विस। इधर है आपकी अंग्रेजी नस्ल हैं, इधर साइड में अंग्रेजी नस्ल, और यह है देसी नस्ल हैं। अर्थात अंग्रेजी बोलो तो विदेशी नस्ल और इधर देसी नस्ल। तो कौन सी देसी और विदेशी नस्ल के बीच में संकरण कराने से दोस्तों, क्रॉस कराने से कौन सी जो प्रिसवाल नस्ल विकसित की गई है, तो उसका आपके राइट आंसर हो जाएगा साथियों इनमें से साहीवाल तथा होल्स्टीन फ्रीजियन। इन दोनों नस्लों के बीच में क्रॉस करवाने पर आपके प्रिसवाल नस्ल का विकसित की गई। नेक्स्ट प्रश्न, गाय में गर्भावधि होती है, गाय में गर्भावधि
कितने दिन की होती हैं? ऑप्शन ए 300 दिन, ऑप्शन बी है आपका 182 दिन, ऑप्शन सी 282 दिन और ऑप्शन डी है आपके 382 दिन। दोस्तों, गाय में जो गर्भ धारण करने की अवधि होती है वो होती है आपके 282 दिन, लगभग 9 महीने बोल सकते हैं अपन इसको। यह है गाय में गर्भ धारण की अवधि। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम है। वीर्य में उपस्थित शर्करा का क्या नाम है? ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी स्टार्च। जो वीर्य में उपस्थित होता है साथियों शर्करा, उसको बोला जाता है आपके फ्रक्टोज नाम से उसको जाना जाता है। फ्रक्टोज उपस्थित होता है वीर्य में, जो नर में वीर्य में उपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जमे हुए वीर्य को कितने तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित और संग्रहित किया जाता है? दोस्तों, जब आजकल कृत्रिम रूप से जो गर्भधारण करवाया जाता है तो उसके लिए वीर्य को सुरक्षितता संग्रहित किया जाता है, तो कितने डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उसको रखा जाता है साथियों? ऑप्शन ए 96 डिग्री -96, ऑप्शन बी -79 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -196 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी +190 डिग्री सेल्सियस। उसको रखा जाता है साथियों, ऑप्शन सी राइट आंसर है आपके, -190 डिग्री 196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रखा जाता है जमे हुए वीर्य को। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 13 नंबर, गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित रहने की अवधि है। तो जो मादा गाय होती है उसके जो अंडाणु, उसमें कितने दिन तक जीवित रहने की कैपेसिटी होती है साथियों? ऑप्शन ए है आपके 90 घंटे, ऑप्शन बी 100 घंटे, ऑप्शन डी सी है 110 घंटे, ऑप्शन डी 120 घंटे। तो साथियों, गाय के जो अंडाणु जीवित रह सकता है 120 120 हावर कैपेसिटी होती है उसके जीवित रहने की। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, गाय के कृत्रिम गर्भाधान जिसको एआई बोला जाता है के समय वीर्य जमाव हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो कृत्रिम गर्भाधान के समय जो सीमन डिपोजिशन के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी होती है? ऑप्शन ए मध्य गर्भाशय गिरवा, ऑप्शन सी गर्भाशय गिरवा छिद्र, ऑप्शन सी गर्भाशय गिरवा, ऑप्शन डी योनि। तो दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान के समय जो वीर्य है उसको रखा जाता है, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट संस्थान है उसके लिए मध्य गर्भाशय गिरवा, ए ऑप्शन मिडाइवल जो गर्भाशय में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, देखिए आप लोग, कौन सा एआई कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है? इनमें से कौन से कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग भैंस के लिए किया जाता है, ये बताना है साथियों। ऑप्शन ए गर्भयोनिक, ऑप्शन बी रेक्टोयोनिक, ऑप्शन सी रेक्टो स्पेकुलम, ऑप्शन डी है प्रतिरेक्टल तकनीक। तो दोस्तों, रेक्टोयोनिक, बी ऑप्शन रेक्टोयोनिक नामक कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग भैंस में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पशुओं में प्रजनन किस प्रकार से होता है? पशुओं में किस प्रकार से प्रजनन? ऑप्शन ए प्राकृतिक प्रजनन, ऑप्शन सी कृत्रिम प्रजनन, ऑप्शन सी भ्रूण प्रत्यारोपण प्रजनन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, जो प्राकृतिक प्रजनन भी होते हैं, कृत्रिम तो आप लोग जब जानते ही हो जो आजकल प्रचलित हैं, कृत्रिम रूप से इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन भ्रूण प्रत्यारोपण भी होता है, इसलिए आपको परिचित रहना है। चारों तरीके से पशुओं में प्रजनन किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतापधन किस नस्ल
प्रतापधन नस्ल किसकी है? साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, पशुओं की नस्ल से क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आप कंफ्यूज होने की स्थिति में रहोगे। सीधी नस्ल अब नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में। ऑप्शन ए है मुर्गी की, ऑप्शन बी भेड़ की, ऑप्शन सी भैंस की, ऑप्शन डी है गाय की। तो दोस्तों यहाँ पर मुर्गी की नस्ल है। कड़कनाथ भी एक मुर्गे की किस्म है। RS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, कड़कनाथ किसकी किस्म है? तो ये भी मुर्गे की किस्म है। यहाँ पर प्रतापधन भी मुर्गी की किस्म है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, मुर्गियों से संबंधित सही विकल्प हैं। ऑप्शन ए प्लॉयमाउथ रॉक सर्वोत्तम गुणवत्ता का मांस, ऑप्शन बी रॉक आइसलैंड रेड सर्वोत्तम द्विप्रयोजनीय नस्ल, ऑप्शन सी जर्सी ब्लैक जेंट विश्व की सबसे भारी नस्ल, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों यह है उपयुक्त सभी मुर्गियों के लिए। जो प्लाईमाउथ रॉक है सर्वोत्तम गुणवत्ता का मांस पाया जाता है, रॉक आइसलैंड है जो बेस्ट द्विप्रयोजनीय नस्ल है, जर्सी ब्लैक जेंट विश्व की सबसे भारी नस्ल है। तो सभी सुमेलित है साथियों, यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मुर्गियों के आवास से संबंधित सही विकल्प हैं। ऑप्शन ए ब्रूडिंग 1 से 4 सप्ताह के चूजे, रियरिंग कहा जाता है 4 से 8 सप्ताह के चूजे, और ग्रोवर मैनेजमेंट 8 सप्ताह से बड़े चूजे। दोस्तों जो स्टार्टिंग में जो चूजे होते हैं पर 1 सप्ताह से 4 सप्ताह के बीच के उनको ब्रूडिंग, फिर 4 से 8 सप्ताह के बीच रियरिंग, 8 सप्ताह से बड़ों को ग्रोवर मैनेजमेंट। तो सभी सुमेलित हैं यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? मुर्गी की आप नस्लें ऐसे तो बहुत सारी पढ़ते हो, लेकिन जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं वो कितनी नस्ल हैं? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 37। 19 नस्ल हैं जो मान्यता प्राप्त हैं मुर्गियों की। नेक्स्ट प्रश्न, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों स्टार लगा लेना, क्वेश्चन को पूछा जा सकता है मुर्गी का साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम तो पूछा जाएगा, चाहे मुर्गी का पूछे, चाहे गाय का पूछे, चाहे भैंस का पूछे, चाहे गधे का, बकरी का, भेड़ का, किसी का भी पूछ सकता है दोस्तों। तो आपको सभी के साइंटिफिक नेम याद होना जरूरी है। मुर्गी का पूछा जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शन ए गेलस डोमेस्टिक, ऑप्शन बी गेलस डोमिडेरियस, ऑप्शन सी कैमल्स डोमिडितल, ऑप्शन सी कैमिल्स कैमडेनम। गेलस डोमेस्टिक्स है मुर्गी का वैज्ञानिक नाम, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से मुर्गी की विदेशी नस्ल हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मा लेगहॉर्न, ऑप्शन बी असील, ऑप्शन सी कड़कनाथ, ऑप्शन डी बुसरा। आपको नाम से ही लग रहा होगा साथियों ये सीधे सीधे नाम हैं, ये तो अपनी देसी नस्ल हैं, जबकि ब्रह्मा और लेगहॉर्न ये हैं आपके विदेशी नस्लें हैं मुर्गी की। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है। यहाँ पर मुर्गियों से जो संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे साथियों एग्जाम ओरिएंटेड, वो सब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो इनसे बाहर कतई क्वेश्चन नहीं जाएगा। मुर्गी से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बना के लाया हूँ आप सभी के लिए। तो मुर्गी के अंडे का औसत भार पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन 61 ग्राम, बी ऑप्शन 58 ग्राम, सी ऑप्शन 71 ग्राम, डी ऑप्शन 75 ग्राम। 58 ग्राम में मुर्गी के जो अंडे का औसत वेट होता है 58 ग्राम होता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? तो कौन सी नस्ल है जो विश्व में फर्स्ट स्थान पे आती है अंडे के उत्पादन में? ए ऑप्शन ए रोड आइलैंड रेड, ऑप्शन बी मिनारका, ऑप्शन सी रेड कॉर्निश, ऑप्शन डी वाइट लेगहॉर्न। तो वाइट लेगहॉर्न है जो
अंडा उत्पादन में पूरे विश्व में फर्स्ट रैंक पे आती है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, ऊँटनी के दूध से संबंधित सही विकल्प हैं। ऊँटनी के दूध से संबंधित बेस्ट ऑप्शन चुनना है आपको। ऑप्शन ए है आपका, दूध से दही नहीं बनाया जा सकता। दूध में इंसुलिन की मात्रा मधुमेह उपयोगी। ऑप्शन सी, बयाने के 3 सप्ताह बाद मानव उपयोगी। साथियों, ऊँटनी जो दूध है ऊँटनी का, उससे संबंधित आपके पास विकल्प दिए गए हैं। तो आप परिचित होंगे या नहीं होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन ऊँटनी के दूध को कभी भी दही नहीं बनाया जा सकता और दूध में इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है और 3 सप्ताह कहने का मतलब 21 दिन के बाद मानव उसको उपयोग ले सकता है, उसके पहले नहीं ले सकता। तो सभी विकल्प आपके राइट हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अब ऊँटों से संबंधित जितने प्रश्न आ जाएंगे आप लोगों के लिए, ऊँटनी से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, नाड़ी गति 28 से 32। ऑप्शन बी, तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी, श्वसन गति 5 से 7 प्रति मिनट। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी विकल्प ऊँटनी से संबंधित सही कथन है। नाड़ी गति 28 से 32 बार है, तापमान 34 से 37 और श्वसन गति 5 से 7 बार प्रति मिनट। डी ऑप्शन सभी विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है? गद्दी भेड़ का दूसरा नाम पूछा गया है। गद्दी भेड़। ऑप्शन ए, बंदरवाह। ऑप्शन बी, चोकला। ऑप्शन सी, बुशेर। ऑप्शन डी, बकरवाल। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आ सकते हैं, आप लोगों को सचेत रहना है। तो गद्दी नस्ल की भेड़ को बंदरवाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना साथियों, आ सकता है एग्जाम में। रामपुर बुशायर किसकी नस्ल है? आप लोगों को लग रहा होगा गांव का नाम है रामपुर बुशायर, जबकि नस्ल है पशु की। आपने नहीं पढ़ी होगी, अब पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? पशु परिचय की तैयारी करने आए हो आप लोग, तो सभी पशुओं की नस्लें आपको मुक्त जुबान याद होनी चाहिए साथियों। ए ऑप्शन, गो पशु की। बी ऑप्शन, भैंस की। सी ऑप्शन, कुक्कुट की। डी ऑप्शन, भेड़ की। रामपुर बुशायर भेड़ की नस्ल है। चोकला भेड़ की नस्ल होती है, सभी को याद होता है साथियों, लेकिन ऐसी पूछी जाएगी जो आप जैसे लोगों को ही याद होएगी, क्योंकि आप पढ़ने आए इजी ट्रैक के साथ। नेक्स्ट प्रश्न, मेहसाणा किसका संकरण है? मेहसाणा कौन सी दो नस्लों के बीच में? पहले तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि मेहसाणा नस्ल किस पशु की है। अगर ये प्रश्न का आंसर आपको नहीं आता है तो आप लोगों को पशु परिचय की तैयारी करने पर धिक्कार है साथियों। ये मेहसाणा का क्वेश्चन बीएसटीसी की तैयारी करने वाले बच्चों को, 12th पास सभी बच्चों को याद होता है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेहसाणा किसकी नस्ल है? इसके साथ आपको कमेंट में ये भी लिखना है कि मेहसाणा जिसकी नस्ल है उसकी और नस्लों के नाम भी लिखना है, उस पशु की सभी नस्लों के नाम लिखना है। ए ऑप्शन है आपके सुरती और मुर्रा। बी ऑप्शन है मुर्रा और सुरती। ऑप्शन सी है सुरती और बदावरी। डी ऑप्शन है बदावरी और मुर्रा। दोस्तों, नर और मादा इस क्रम का आपको ध्यान रखना है। इधर लिखी हुई हैं ये तो हैं नर और इधर है मादा, तो आप लोगों को बतानी है कौन सी नर और मादा के बीच संकरण से मेहसाना नस्ल का प्रजनन हुआ। वो है आपके मुर्रा नस्ल का नर तथा सुरती नस्ल की भैंस की नस्लें साथियों। ये इनके बीच में संकरण कराया गया तो मेहसाणा नस्ल की भैंस का जन्म हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, गोवंश जिला सुमेलित कीजिए। गोवंश के जिले सुमेलित करने, सुमेलित का क्वेश्चन पूछा जाता ही है, आप लोग तो इससे परिचित होंगे ही सही। तो सुमेलित करना है आप लोगों को। देखना आप, ए ऑप्शन राठी बीकानेर। बी ऑप्शन थार पारकर बीकानेर। सी ऑप्शन
गिर जालोर, डी ऑप्शन कांकरेज अजमेर। साथियों, राठी बाड़मेर, थार बीकानेर, गिर जालोर, कांकरेज अजमेर। दो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, इधर आपको कूट दिए गए हैं। तो जो थार पारकर राठी नस्लें हैं आपके, वो तो हैं बीकानेर की, तो हैं राठी नस्लें। और उसके बाद हैं थार पारकर हैं आपके बाड़मेर की नस्लें, और गिर नस्लें अजमेर की प्रसिद्ध नस्लें, कांकरेज नस्लें आपके जालोर की। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 2, 1, 4, 3। ये मैंने सुमेलित कर दिया आप लोगों के सामने, और इसका कूट दे रखा है ए ऑप्शन 2, 1, 4, 3। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सबसे बेस्ट नस्ल का नाम बताना है। जो लाल सिंधी और साहीवाल दोनों नस्लें हैं, जो गाय की नस्लें हैं, इनके बीच में संकरण कराने से जो गाय की नस्ल सबसे बेस्ट नस्ल कौन सी बनी थी दोस्तों? पहले ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें आप लोगों से पूछ रहा था कि किन दोनों नस्लों के बीच में संकरण कराने से मेहसाणा नस्ल उत्पन्न हुई। यहाँ पर उसने दोनों नस्ल दे दी कि हमने संकरण करवा दिया इन दोनों नस्लों के बीच, अब कौन सी नस्ल बनने वाली है? तो घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोगों को कतई कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, इजी ट्रैक के स्टूडेंट। ए ऑप्शन है राठी, बी ऑप्शन है गौर, सी ऑप्शन है मेवाती, डी ऑप्शन है मुर्रा। साथियों, आप सब लोग जानते हो, आपने आंसर ही दे दिया होगा अब तक तो कमेंट बॉक्स में। राठी नस्ल उत्पन्न हुई थी लाल सिंध और साहीवाल के बीच प्रजनन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में असत्य है? गिर जो गाय की नस्ल अजमेर जिले की है, तो उसके बारे में असत्य कथन बताना है साथियों आप लोगों को, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। कहने का मतलब ए ऑप्शन है इसे अजमेर में पाला जाता है, इसे रेंड या रेंडा के नाम से जाना जाता है, इसे बेल बेल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है, इसका उद्भव सौराष्ट्र में हुआ था। साथियों, तो अजमेर में तो पाली जाती है, रेड इंडियन भी कहा जाता है, और सौराष्ट्र में इसका जन्म हुआ ही था। लेकिन सी ऑप्शन इनकरेक्ट लग रहा है मेरे को साथियों, असत्य लग रहा है, क्योंकि नागौरी बैल दौड़ने के लिए विख्यात माने जाते हैं, न कि गिर नस्ल के। तो सी ऑप्शन असत्य कथन है साथियों। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है, इधर पशुओं के नाम दे दिए, इधर वैज्ञानिक। पक्का आएगा क्वेश्चन एग्जाम में दो, तो स्टार लगा लो साथियों, वेरी मोस्ट लगा लो। पेपर होने के बाद प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ आने वाला हूं मैं। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और ऐसा नहीं यही पूछा जाएगा, मैं तो ये कहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि इसमें इधर तो दे दिए उसने साइंटिफिक नेम, और इधर दे दिए उसने आपके पशुओं के नाम, आप लोगों को सुमेलित करने के लिए बोल दिया उसने। इधर है भैंस बुबेलस बुबेलिस, बकरी कापरा हिरकस, बेड होविस हेरिस, मुर्गी सस्डो मैस्टिक्स। तो सुमेलित नहीं है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस है, बकरी का कापरा हिरकस है, बेड का ओविस एरिस है, और आपके मुर्गी का ये नाम नहीं है। मुर्गी का क्वेश्चन ऊपर आ चुका था, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम का स्पेशल क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऊपर दिया था, तो ये असत्य कथन है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, देखिए सुमेलित करो। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन ही आप लोगों का भेजा चाटेंगे साथियों, और आप लोग इन्हीं में कंफ्यूज होगे, क्योंकि सुमेलित करने के लिए बोलते हैं आप लोगों को उस क्वेश्चन की ऑल ओवर जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप उसको सही कर सकते हो। तो आपसे पूछ ली साथियों इसने श्वसन दर पूछ ली, कौन सी श्वसन दर पूछ ली इसने, कि कौन सा पशु कितनी बार में जो प्रति मिनट श्वसन दर पूछी है इसने। ए ऑप्शन है भैंस 40 से 45 बार, बी ऑप्शन बकरी 70 से 80 बार, सी ऑप्शन घोड़ा 32 से 40 बार, डी ऑप्शन ऊंट। तो श्वसन दर हैं दोस्तों, ये सुमेलित दे रखे हैं इसने पहले से ही। सी ऑप्शन आपके सामने सही है।
1 2 3 4। भैंस की शोषण दर 40 से 45 बार, बकरी की 70 से 80, घोड़ा की 32 से 40, ऊंट की 28 से 32। तो 1 2 3 4 वाला ऊंट आपके सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित करो। ये आपसे सुमेलित ही करवा रहा है बार बार, और आप सुमेलित करोगे एग्जाम में और पक्का सही कर दोगे आप लोग। अब इसके पास खूब ऑप्शन है साथियों एग्जामिनर के पास पहुंचने के लिए, क्योंकि उसके पास दिमाग तो अपन से ज़्यादा होता है, तब जाके वो बनाए क्या एग्जामिनर, पेपर सेटर बोलते हैं उसको। तो वो बनाए तो अपने जो दिमाग में चलता है उसके दिमाग में साथियों 2 दिन पहले आ जाती है वो बात, तो जो अपने दिमाग में आ जा रही है। इधर पशु दे दिए, उधर गर्भकाल दे दिया इसने, ऊपर देखा था आपने, इधर पशु दे देते, इधर वैज्ञानिक नाम दे दिए। एक तरफ उसने शोषण दर दे दी, एक तरफ पशु दे दिया। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन पूछने के विभिन्न तरीके होते हैं साथियों, जब जाके वो पेपर सेटर बनता है। तो गर्भकाल बताना है, गाय का 310, भैंस का 281, ऊंट का 151, बकरी का 410। तो यहाँ पर हैं साथियों आपके पास गाय का तो 281 282 दिन के लगभग मैंने आप लोगों को बताया था, और भैंस का जो गर्भकाल है वह है लगभग 310 दिन भैंस का। उसके बाद ऊंट का है लगभग 410 दिन, और बकरी का है लगभग 151 दिन। 2 1 4 3 वाला कोड सही हो जाएगा, 2 1 4 3। दोस्तों लेकिन सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में अपने एक फायदा भी होता है, अगर अपन को चारों ऑप्शन के आंसर नहीं आ रहे लेकिन किन्हीं 2 के आ रहे हैं, तो उससे भी अपन अपना विकल्प निकाल लेते हैं। कैसे सर, मेरे को बताओ आप। तो मैं बता दूं आपको, इधर देखना कि गाय 282 दिन, तो ए में 2 आएगा, तो ए में 2 तो आपके सामने जो दे रखा है वो दोस्तों इस प्रकार से, बी ऑप्शन सी ऑप्शन तो डिलीट ही हो जाता है, और बच्चा आपके पास ए और बी, तो उसमें से आप निकाल सकते हो, इसलिए अपन को फायदा भी रहता है सुमेलित वाले प्रश्न से। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, आइसिनिया पोइटिडा प्रकार का केंचुआ है। आइसिनिया पोइटिडा किस प्रकार का केंचुआ है? ऑप्शन ए एंडोजोइक, ऑप्शन बी एपिजिक, ऑप्शन सी जियोफेगस, ऑप्शन डी एनिसिक। तो आइसिनिया फोइटिडा है एपिजिक प्रकार का केंचुआ, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए साथियों, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। नाइट्रोजन में वर्मी कंपोस्ट की जो वर्मी कंपोस्ट में N2 अर्थात नाइट्रोजन की मात्रा कितने % पाई जाती है साथियों? ए ऑप्शन 1.2 से 2.5%, बी ऑप्शन 1.6 से 1.8, सी है 1.0 से 1.5%, डी ऑप्शन है 1.4 से 1.6%। तो नाइट्रोजन की जो वर्मी कंपोस्ट में मात्रा है आपके सामने 1.5 से 2.5%, अर्थात आप औसत रूप से 1.5 से 2.5 बोल सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट दे रखा है 1.2 से 2.5%, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पशुओं से प्राप्त उप उत्पाद गोबर का उपयोग किया जाता है। तो गोबर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आप सब लोग गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से, तो इसका आंसर तो बिना बताए कर सकते हो, लिख दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। गोबर का उपयोग, गोबर बहुत कीमती होता है साथियों, गोबर तो ही मान लो आप किसानों के लिए सोना होता है। ए ऑप्शन है वर्मी कंपोस्ट बनाने में, बी ऑप्शन उपले, उपले समझ में नहीं आए तो थापड़ी, थापड़ी समझ में नहीं आए तो छाना, छाना से तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट ऑप्शन है बायोगैस, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तीनों सही है, तो डी ऑप्शन तीनों से
अब वर्मी कंपोस्ट के तो अपन क्वेश्चन कर चुके हैं। जो गोबर से जो केंचुए खाद बनाते हैं उसको वर्मी कंपोस्ट, छाना तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। बायोगैस या गोबर गैस भी जो गोबर से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर निस्तारण की ट्रेंच विधि का जनक। साथियों स्टार लगा लो क्वेश्चन के, क्वेश्चन आएगा, पक्का आने वाला है एग्जाम में। ट्रेंच विधि, गोबर निस्तारण की ट्रेंच विधि का जनक पूछा है आप लोगों से। ऑप्शन ए अल्बर्ट हावर्ड, ऑप्शन बी CN आचार्य, ऑप्शन सी नाडेप काका, ऑप्शन डी रुडोल्फ स्टेनर। यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के जैसे ऑप्शन है, साइंटिफिक नेम है, विदेशी अपने भारतवासियों ने तो कुछ काम ऐसे किए नहीं। तो CN आचार्य जी नाम है इनका। इंग्लिश वर्ड याद रख लो ना आप, इससे आप लोगों को एग्जाम में याद आ जाएगा कि CN आचार्य जी, इनके द्वारा गोबर का निस्तारण, गोबर विधि, ट्रेंच विधि का जनक है। नेक्स्ट, गोबर की खाद में फास्फोरस की मात्रा। आप लोगों को जो गोबर में उपस्थित एक तो नाइट्रोजन की मात्रा ऊपर कर चुके हैं और एक है फास्फोरस की मात्रा, याद होनी चाहिए। ए ऑप्शन है 0.1%, बी ऑप्शन है आपके 0.5%, सी ऑप्शन 1.5%, डी ऑप्शन 0.25% डी ऑप्शन 0.25% तो पाई जाती हैं आपके फास्फोरस, और ऊपर देखा था अपन ने नाइट्रोजन पाई जाती है अपने पास, नाइट्रोजन 1.2 से 2.5%। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।